Hello students, welcome to online platform of MGCI Fighter 2.0 Perfect Scorer for Biology। इस सीरीज में आपको हर वो कंसेप्ट, हर वो ट्रिक बताई जाएगी जिसकी मदद से 360 ऑन 360 स्कोर करना बायोलॉजी में बहुत आसान हो जाएगा। बट एक रिक्वेस्ट है आपसे, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट सेशन टिल द एंड ऑफ द सीरीज आप हमारे साथ बने रहिए, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज द फर्स्ट की टू सक्सेस। अगर आप साथ में बने रहें तभी हम सोच सकते हैं कि एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन के बीच में जो पढ़ा जाए, जो हर किसी के बस की बात नहीं है, उसे कैसे समझें। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम एनसीईआरटी के हिडन कंसेप्ट्स आपको बताएंगे, किस तरीके से बच्चा एग्जाम हॉल में पैनिक मोड में आके किस मिस्टेक को करता है और उस मिस्टेक को ओवरकम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। साथ ही साथ प्रैक्टिस के लिए हम पीवाईक्यूज भी सॉल्व करेंगे, बिकॉज जब तक आप थ्योरी पढ़ते हैं बट उसे अप्लाई नहीं करते हैं, देन इट्स ऑफ नो यूज। सो स्टूडेंट्स, आज अभी हमारे साथ स्टार्ट करना होगा प्रिपरेशन। अगर आपने सोच लिया कि कल करेंगे या डे आफ्टर टुमारो से स्टार्ट करेंगे, देन इट विल नेवर वर्क, क्योंकि कल कभी आता नहीं है, टुमारो नेवर कम्स। तो अगर आपको डॉक्टर बनना है तो हमारे साथ आज ही प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। सो वी आर स्टार्टिंग विद द सिंपल टॉपिक बट द फाउंडेशन टॉपिक, दैट इज सेल। तो स्टार्ट करें। सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। नाम में ही बहुत कुछ छिपा है। यूनिट ऑफ लाइफ, दैट मीन्स यहां से एक बात तो समझ में आ गई कि अगर आप लाइफ या लिविंग किसी को रिगार्ड कर रहे हैं, दैट मीन्स उसमें क्या होना जरूरी है, सेल। सो बेटा, अगर सेल की बात करें तो सेल एक ऐसा चैप्टर है जो जूनियर क्लासेस से लेके हायर क्लासेस तक आपको पढ़ाया जा रहा है, बट धीरे धीरे इस सेल चैप्टर की डेप्थ आपको पता चलती है। सो यहाँ पर इस चैप्टर में बहुत बेसिक से चीजों से हम आगे बढ़ेंगे। बिटवीन द कंसेप्ट्स हम एनसीईआरटी को देखेंगे कि क्या एनसीईआरटी की लाइंस भी वही बात कर रही है जो हम लेक्चर में बोल रहे हैं, और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है बेटा। सो नाउ अगर हम सेल की बात करें तो एक ऐसी ब्रांच जिसमें सेल के बारे में स्टडी किया जाता है, दैट इज साइटोलॉजी। अब कुछ बच्चे बोलते हैं साइटोलॉजी, कुछ बोलते हैं सेल बायोलॉजी। सो क्या कुछ डिफरेंस है? सेल की बात करें, सेल स्ट्रक्चर की बात करें तो साइटोलॉजी में स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर। यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं? सेल के स्ट्रक्चर की। बट अगर यहीं पर मैं आपसे बोलूं कि एक और शब्द आपने सुना होगा, सेल बायोलॉजी, ये क्या है? सेल बायोलॉजी में आप सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे, सेल का कंपोजिशन देखेंगे, एज वेल एज सेल के बारे में क्या एक्टिविटीज सेल करती है, दैट विल बी इट्स फंक्शन। ये सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। अब अगर सेल की बात की जाए तो यहाँ पर सबसे पहले तो लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में एनसीईआरटी बोलती है कि आप कैसे बताएंगे कि लिविंग में ऐसा क्या है जो नॉन लिविंग लैक करती है। सो इस कंसेप्ट को हम देख लें। लिविंग के पास क्या है बेटा? सो लिविंग कंपोज्ड ऑफ सेल, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास सेल है। आपने ये बोल दिया कि अगर लिविंग है दैट मीन्स उसके पास सेल होगी। अगर हम बात करें नॉन लिविंग की, अब नॉन लिविंग के लिए मैं एक चीज आपको बता दूं, नॉन लिविंग के लिए एनसीईआरटी एक शब्द यूज करती है, इन एनिमेट। ये क्या है इन एनिमेट? अरे एनिमेशन समझते हो,
एनिमेशन मतलब कोई भी हलचल, किसी भी प्रकार की हलचल किसमें दिखती है, किसमें मिलती है हलचल? अरे जो जिंदा है, लिविंग है, वही एनिमेशन दिखाएगा ना। तो मतलब इनएनिमेट दैट इज नॉन लिविंग। तो इनएनिमेट का मतलब होता है नॉन लिविंग। तो इनके पास आपको सेल मिलेगी क्या? नहीं। सो डज नॉट हैव सेल। ठीक है, ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं जिसमें लिविंग नॉन लिविंग के बारे में बताया है। अब अगर हम यहां पर बात करें कि लिविंग के डिटेल कंसेप्ट, लिविंग कितने प्रकार की हो सकती है या लिविंग ऑर्गेनिज्म कितने प्रकार का हो सकता है? तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म दो प्रकार से, एक या तो सिंगल सेल से बना है यूनिसेल्यूलर, या फिर बहुत सारी सेल से बना है दैट मीन्स मल्टी सेल्यूलर। ठीक है, तो या तो सिंगल सेल से बना हो सकता है या मल्टी सेल्ड हो सकता है। अब ये यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर में कुछ अंतर होता होगा, बिल्कुल देख लें। अब अगर हम डिफरेंस की बात करें तो यूनिसेल्यूलर, बहुत ध्यान से, यूनिसेल्यूलर वर्सेस मल्टी। ठीक है, सो यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर में अगर हम देखें तो बेटा सबसे पहला तो इसके नाम में ही छिपा है कि ये किससे बना है, सिंगल सेल, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, एक ही सेल से बना है। मल्टी की बात करें, मेनी सेल्स। अब मुझे एक चीज बताओ, आपकी क्लासरूम है, आपकी क्लासरूम में अगर एक ही स्टूडेंट है और टीचर को कुछ काम बताना है, से फॉर एग्जाम्पल बेटा डीपीपी लेके आ जाओ, या फिर से फॉर एग्जाम्पल अगर कोई वर्कशीट मंगवानी है या मार्कर मंगवाना है, ये सारी चीजें बच्चों से नहीं कराई जाती। पर मान लो कि एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही हैं और उस समय इंस्टीट्यूट में बस बच्चों को बुलाया गया है और टीचर है, तो अगर एक ही बच्चा क्लास में आया है, सारे काम किसे करना पड़ेंगे? उस एक स्टूडेंट को। वो सोचेगा कहाँ फंस गया। पर अगर यहीं पर बहुत सारे बच्चे क्लास में आए हैं तो हम वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। दैट मीन्स एक टास्क किसी एक पर्टिकुलर बच्चे को बोल दी, दूसरी टास्क किसी और को दे दी। इसे बोलते हैं श्रम का विभाजन, दैट इज डिवीजन ऑफ लेबर। तो अगर आपके पास बहुत सारे इंडिविजुअल्स है, बहुत सारी सेल है, तो आप काम को डिवाइड कर सकते हैं। तो अब मुझे बताओ इसमें से डिवीजन ऑफ लेबर किसमें मिलेगा? ये तो बेचारा एक ही सेल रखता है, तो इसका पॉइंट आ जाएगा डिवीजन ऑफ लेबर। मिलेगा क्या इसमें? नहीं, एब्सेंट। इसकी बात करें तो डिवीजन ऑफ लेबर मिलेगा। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेल्यूलर लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या मिल रहा है? डिवीजन ऑफ लेबर। अब देखो इन दोनों में से कौन इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ जी सकता है? दैट मीन्स किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं। देखो अकेला था वो, पर अगर अकेला है तो किसी और ऑर्गेनिज्म से कोई उम्मीद नहीं है, सारा काम खुद कर सकता है। सो इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस, इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग, ये सारे शब्द अभी हम एनसीईआरटी में देखेंगे। मल्टी सेल्यूलर डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। अब मुझे बताओ कि इन दोनों ऑर्गेनिजम्स में से किसका साइज कंपैरेटिवली छोटा है? नाम से ही समझ में आ रहा है यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स का साइज छोटा होगा, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म का साइज बड़ा होगा। अब एक छोटा सा आपको होमवर्क देते हैं, पता करके आना कि ऐसी कौन सी किंगडम्स है, ऐसी
कौन सी किंगडम है जिसमें यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, साथ में जिसमें मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, तो आप हमारे साथ साथ बने रहेंगे बैक टू बैक लेक्चर सीरीज में। सो इन टॉपिक्स का जब भी मैं कोई होमवर्क देती हूँ तो नेक्स्ट सेशन में मैं उसका आंसर बताती हूँ। सो कोशिश करिएगा मेरे बताने से पहले आप इसका आंसर ढूंढ लें। क्या बोला मैंने? ऐसी किंगडम जिसमें यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं और ऐसी किंगडम जिसमें मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं। ठीक है बेटा, चलिए अब इन दोनों में से अगर हम बात करें कि यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स का बोलने का आधार क्या था, किस बेसिस पे आपने इन दोनों को डिवाइड किया है? नंबर ऑफ सेल्स। इनको डिवाइड करने का आधार क्या है? नंबर ऑफ सेल्स। अब यहां पर सेल तो बहुत बातें कर ली, पर सबसे पहले सेल को किसने देखा? सबसे पहले सेल को देखकर उसके बारे में दुनिया को किसने बताया? पहले जो सेल देखी गई थी वो डेड थी कि लिविंग? इन सब से रिलेटेड हमें डिस्कस करना है अबाउट दी साइंटिस्ट। ठीक है, बहुत ही कम साइंटिस्ट है, पहले तो हम बहुत सारे साइंटिस्ट कराते थे, बट अभी रेस्ट्रिक्टेड टू एनसीईआरटी और 1 और 2 नेम्स थोड़े एक्स्ट्रा हो सकते हैं। ठीक है, सो अब आगे बढ़ जाए बेटा। अगर हम साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन देखें, साइंटिस्ट और यहां पर कंट्रीब्यूशन, ठीक है, तो साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन में अगर हम आ जाए, सबसे पहले तो नाम आता है रॉबर्ट हुक के बारे में। अब रॉबर्ट हुक का क्या कंट्रीब्यूशन है? सबसे पहली सेल, फर्स्ट सेल देखने वाले, फर्स्ट सेल डिस्कवर्ड, सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया। अब जब डिस्कवरी कर दी तो किसमें से की? कॉर्क सेल। कॉर्क जानते हैं? कॉर्क मतलब डेड पार्ट है बेटा, वुडन पीस होता है। जैसे आपने देखा होगा ग्लास की बॉटल्स में, बहुत सारी ग्लास की बॉटल्स में जिसमें ऐसा लिक्विड है जिससे मेटल्स रिएक्ट कर सकते हैं, वहां पर हम नॉब या जो ढक्कन बोलते हैं ना, किसका यूज करते हैं? वुडन, एंड दैट इज कॉर्क। अब ये कॉर्क सेल क्या थी? ये सब हर लाइन से क्वेश्चन है। डेड सेल थी। कौन से ट्री से लिया गया था? ओक ट्री। कौन से ट्री से लिया गया है? ओक ट्री से। ठीक है, अब एक चीज और कि जब इसको देखा होगा तो क्या बहुत एडवांस माइक्रोस्कोप उस समय आ गया था? नहीं, सिंपल माइक्रोस्कोप से देखा था। सो इन्होंने जो ऑब्जर्व किया वो किसकी मदद से देखा? सिंपल माइक्रोस्कोप। अब बेटा अगर सिंपल माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको डिटेल तो दिखेगा नहीं। सो क्या दिखा इन्हें? सिर्फ और सिर्फ ओनली सेल वॉल। तो अगर ऐसा पूछा जाए कि ऐसे साइंटिस्ट जिन्होंने सबसे पहले सेल वॉल को देखा तो वो भी कौन है? रॉबर्ट हुक। अब जब इन्होंने चीजों को देख लिया तो देखने में स्ट्रक्चर जो था वो कुछ ऐसा दिखा। अब ये ऐसा दिखा मतलब कैसे? कितनी साइड्स है? गिनो जरा। बेंजीन है क्या ये? ओ भैया बेंजीन में अलग होता है ना, अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स मिलते हैं उसमें, ये सिर्फ आपका सिंगल स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो यहां पर क्या मिलेगा? एक तो हेक्सागोनल है, 6 साइड्स है। अब मान लो, ऐसे याद रखना कि जब वो स्टडी कर रहे थे ना तो आसपास कहीं पर कोई गार्डन था जिसमें एक पेड़ पे मधुमक्खी का छत्ता था। तो उन्होंने देखा कि यार जो मुझे माइक्रोस्कोप में दिख रहा है वैसा ही सेम स्ट्रक्चर इस मधुमक्खी के छत्ते जैसा है। दैट मीन्स हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। बी हाइव में जो एक सेल थी वो भी कैसी दिखती है? 6 साइडेड। तो इन्होंने इसे बोल दिया हनी कॉम्ब लाइक। अब कुछ शब्द इन्होंने दिया। क्या शब्द दिया? सेल्यूले।
क्या शब्द दिया? सेल्यूले। सेल्यूले का मतलब क्या होता है? ये नहीं दिख रहा है क्या? हाँ, सेल्यूले का मतलब होता है लिटिल रूम, ऐसा कमरा छोटा सा जिसमें कितनी साइज है? 6 साइड्स। तो ये सब किसने बोला? रॉबर्ट हुक ने। अब रॉबर्ट हुक ने बोल तो दिया, हर चीजें बोली जाएंगी और आप कभी रिकॉर्ड नहीं रखेंगे तो आपको कौन याद करेगा? कौन याद रखेगा इतनी सारी चीजें? तो इन्होंने इसके बारे में एक बुक में बताया। कौन सी बुक थी? माइक्रोग्राफिया। माइक्रो छोटा स्ट्रक्चर, ठीक है, 1665, है ना? याद रखो तो भी ठीक है, पर अगर नहीं भी याद रहे तो कम से कम आपको ये टॉपिक तो याद रखना है कि फर्स्ट सेल डिस्कवर्ड किसने करी? रॉबर्ट हुक ने किया। रॉबर्ट हुक ने जब सेल को देखा, किसमें से देखा? उन्होंने देखा ओक ट्री के कॉर्क सेल में से, और कॉर्क था तो क्या था? डेड सेल थी। ठीक है, अब डेड देख ली, कौन से माइक्रोस्कोप से देखी? सिंपल माइक्रोस्कोप से। सिंपल माइक्रोस्कोप से अगर देखी उन्होंने तो वो स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा था? कितनी साइड्स थी? यहाँ पर था 6 साइड वाला हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, और फिर उन्होंने देखा कि ये तो कैसा है? ये बिल्कुल हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर है। फिर एक शब्द दे दिया, दैट इज सेल्यूले। सेल्यूले, है ना? ये शब्द लेटिन डिराइव्ड है बेटा, हाँ, लेटिन वर्ड, ठीक है। तो ये बड़े खुश हुए कि मैंने पहली सेल, पहली डेड सेल के बारे में डिस्कवर किया। तो फर्स्ट सेल के बारे में डिस्कवर करने वाले, पहले बार सेल वॉल के बारे में कुछ बोलने वाले, या सबसे पहले सेल को देखने वाले कौन थे? रॉबर्ट हुक। पर इतनी जल्दी थोड़ी आप किसी भी चीज को लेके इतना ज्यादा एक्साइटेड हो सकते हैं। फिर इनसे क्वेश्चन किया गया कि आपने नॉन लिविंग सेल तो देख ली, पर ऐसा कोई है क्या जो लिविंग के बारे में बता सकता है? तो फिर ये चुप हो गए, इन्होंने नहीं बताया। फिर हमारे दूसरे साइंटिस्ट आ गए जिनका नाम था एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। क्या नाम था? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक है। अब ये एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने क्या बताया? क्रेडिट गोज फॉर द डिस्कवरी ऑफ फर्स्ट फ्री लिविंग सेल। अब ये फर्स्ट फ्री लिविंग सेल जो है बेटा, ये क्या हो सकती है ना? फर्स्ट फ्री लिविंग सेल मेड बी बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के साथ साथ हो सकता है ये कोई प्रोटोजोअन हो, या फिर हो सकता है स्पर्मेटोजोअन। ठीक है। सो फर्स्ट फ्री लिविंग सेल देखने का क्रेडिट किसको जाता है? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। अब इन्होंने जो माइक्रोस्कोप यूज किया था, हम रिगार्ड कर सकते हैं कि थोड़ा सा डेवलप्ड था, दैट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो सबसे पहले फ्री लिविंग सेल देखने वाले कौन थे? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। अब आगे बढ़े कि सेल को देखा, सेल का कंट्रीब्यूशन दे दिया, डेड सेल, फिर लिविंग सेल। अब सेल के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट ब्रेन ऑफ द सेल हम बोलते हैं, वो किसने देखा? यहां पर नाम आ जाएगा रॉबर्ट हुक ने, या ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या देखा? देखो बेटा, ऑब्जर्व्ड न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस कब देखा? 1831, ईयर याद रखना है ना, न्यूक्लियस में मैं फिर से इसे रिवाइज कराऊंगी। सो इन्होंने न्यूक्लियस देखा। फिर एक शब्द और आता है, याद रख सकते हैं, परकिंजे। परकिंजे इज रिलेटेड विथ प्रोटोप्लाज्म। हम बोल सकते हैं टर्म प्रोटोप्लाज्म कॉइन करने वाले परकिंजे। अब इनके बाद दो ऐसे साइंटिस्ट जिन्होंने सेल थ्योरी दी, दो ऐसे साइंटिस्ट जिन्होंने सेल थ्योरी के बारे में बताया।
अब वो साइंटिस्ट श्लेडन एंड श्वान, यहां पर लिख सकते हैं श्लेडन एंड श्वान। इन्होंने क्या दिया? सेल थ्योरी। और बेटा सेल थ्योरी में ना इन्होंने एक एक साल के अंतर से काम किया था। सो एक एक साल का अंतर मतलब मान के चलो ये इनका ईयर था 1838 और श्वान का ईयर था 1839। तो सेल थ्योरी का प्रपोजल हम मान सकते हैं 1838 से 1839 तक। ठीक है, अब इन्होंने सेल थ्योरी तो दे दी पर कुछ कमियां रह गई थी सेल थ्योरी में। तो सेल थ्योरी को मॉडिफाई करने वाले कौन थे? रुडोल्फ वर्च्यू। इन्होंने कब मॉडिफाई करा? 1855 में। देखो कब नींद खुली इनकी, 1855 में इन्होंने सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया, मॉडिफाइड सेल थ्योरी। ये मेन साइंटिस्ट है। इनके अलावा और भी कुछ नाम आएंगे जो सेल ऑर्गेनेल्स में हम पढ़ेंगे, वहीं पर आपको याद करा दूंगी। अब एक साइंटिस्ट ऐसे हैं जिनका नाम एनसीईआरटी देती है। अब कितने बच्चे ये नाम सुने हैं? सर रामचंद्रन। सर रामचंद्रन, इन्होंने क्या किया? इन्होंने अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन प्रोटीन, कोलेजन प्रोटीन, उसके बारे में बात की। तो अब ये सारे साइंटिस्ट जिन्होंने ये सारी डिस्कवरीज की, किसी ने लिविंग, किसी ने डेड के बारे में बताया, किसी ने प्रोटोप्लाज्म, किसी ने न्यूक्लियस के बारे में, किसी ने सेल थ्योरी दी। इन सबका आधार ये था कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड सेल प्रोडक्ट्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है या तो वो सेल से बने हैं या सेल का प्रोडक्ट टिश्यू से बने हैं। एक लाइन जो मैं आपको याद कराना चाहती हूँ, उसके बाद हम एनसीईआरटी पे स्विच करेंगे, और वो लाइन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एज इट इज याद रखनी है, एज इट इज। एनीथिंग, फर्स्ट लेक्चर है ना आज, तो एक्साइटमेंट ज्यादा है थोड़ी सी, जैसे आप लोग एक्साइटेड हो जाते हो ना टेस्ट में और गलतियां कर देते हो। सो एनीथिंग लेस देन a complete structure of cell, anything less than a complete structure of cell does not ensure independent existence, या फिर एनसीईआरटी का शब्द ही लिख ले, लिविंग। मतलब आपने इन दो लाइनों में ये बता दिया कि एक सेल से कम, एक सेल से छोटा अगर कुछ है तो उसे आप लिविंग रिगार्ड नहीं कर सकते। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर्स इंडिपेंडेंट लिविंग। उसके पास ऐसी एबिलिटी है ही नहीं कि वो एग्जिस्ट कर सकता है, सरवाइव कर सकता है। तो आपको इन सब की मदद से एक डेफिनेशन मिल गई, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल and functional unit of life। ठीक है, तो आपको एक डेफिनेशन तो मिल गई कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये इतना सब कुछ कंटेंट आपकी एनसीईआरटी ने फर्स्ट पेज पे दे रखा है। देखिए, देखना बेटा यहाँ पर
अगर हम बात करते हैं सबसे पहले, व्हेन यू लुक अराउंड यू सी बोथ लिविंग नॉन लिविंग, दोनों चीजें आपने देख ली, बिल्कुल सही बात। फिर हमने बात करी थी कि एक ऐसा कैरेक्टर जो इनएनिमेट में नहीं है। व्हाट डू यू मीन बाय इनएनिमेट? इनएनिमेट का मतलब होता है, थोड़ा सा बड़ा कर ले, है ना। अब इनएनिमेट का मतलब है नॉन लिविंग। तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या नहीं होता है? दे लैक सेल। तो सेल सिर्फ किसमें मिलेगा? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। तो एक चीज आपको समझ में आ गई कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। और इस आधार पे, नंबर के आधार पे, ऑर्गेनिजम्स यूनिसेल्युलर हो सकता है और मल्टी सेल्युलर हो सकता है। ठीक है, अब आ जाए आगे। व्हाट इज अ सेल? अब अगर हम सेल की बात करें तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आर केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स क्या दिखा सकते हैं? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि इनके पास एक ऐसा कैरेक्टर है कि एक सेल है जो सारे फंक्शन परफॉर्म कर रही है, तो सर्वाइवल भी पॉसिबल है। यहां देखो, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्म द इसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। दो चीजें। और जो मैंने आपको अभी एक पॉइंट बताया था बेटा, देखो इधर, यहां पर ये पूरी लाइन हमने देखी है। एनीथिंग लेस देन कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। और इसी के आधार पे हमने बोला कि सेल is the basic structural and functional unit of living organisms। और ये सारे साइंटिस्ट जो हम डिस्कस कर चुके हैं, एनसीईआरटी ने उसे इस पैराग्राफ में बता दिया। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब द लाइव सेल। रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप एंड इट्स इंप्रूवमेंट, मतलब अगर आप ज्यादा डिटेल देखना चाहते हैं सेल की, तो वो मिलेगा आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, अगला देख लें। अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी पढ़ाने से पहले हमें फिर से हमारे बोर्ड पे जाना पड़ेगा, जहां पर हम बात करेंगे अबाउट सेल थ्योरी। ठीक है, सो नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। सेल थ्योरी, ठीक है बेटा। अब सेल थ्योरी से रिलेटेड क्या क्या याद रखना है? पहली बात तो पोस्टुलेट्स, जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, डाल्टन्स पोस्टुलेट्स, बोर्स मॉडल ने क्या बताया, रदरफोर्ड ने क्या बताया, वैसे ही बायोलॉजी में थोड़े से ही पोस्टुलेट्स हैं। सो सेल थ्योरी, सेल थ्योरी की बात करें तो सेल थ्योरी सबसे पहले तो देने वाले साइंटिस्ट कौन है? सबसे पहले याद रखना है एम स्लाइडन, ईयर 38। अब बेटा ये आता है कि इनका नेटिव प्लेस क्या है। सो ये बॉटनिस्ट थे कि जूलॉजिस्ट थे? जर्मन बॉटनिस्ट। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, इन्हीं के साथ किसी और जगह में एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे पी श्वान। ईयर 1839। अब ये कैसे याद रखेंगे 38 पे किसका है और 39 किसका है? देखो ये बॉटनिस्ट है। अब बॉटनिस्ट, प्लांट, प्लांट पहले है कि एनिमल? प्लांट। तो प्लांट के बारे में स्टडी करने वाले साइंटिस्ट का ईयर 1 साल पहले है। अब मैम ये कैसे याद रखेंगे कि श्वान जूलॉजिस्ट थे? हाँ मैं बताती हूँ। श्वान जानते हो? श्वान एक एनिमल है, हंस। श्वान नेक फ्लास्क पढ़ा होगा इवोल्यूशन में। सो एनिमल है, दैट मीन्स ये जूलॉजिस्ट है ना, तो अब याद हो जाएगा श्वान जूलॉजिस्ट। और ज्यादातर स्टेटमेंट्स जो दी गई है
बोली गई है वो किसके द्वारा बोली गई है, अगर भूल जाओ तो क्या लगाएंगे, श्वान। स्पेसिफिकली इंडिविजुअली अगर किसी का नाम एनसीईआरटी बताती है कि ये स्टेटमेंट इन्होंने दी, तो वो किसने दी, श्वान। ज्यादा बोलते कौन है, प्लांट की एनिमल, एनिमल, तो आप क्या लगाओगे, श्वान। ठीक है, डन। अब इसमें हम देख लें कि क्या बात की थी। सबसे पहले तो स्लैडन ने बोला कि ऑल प्लांट्स कंपोज्ड ऑफ, प्लांट को देख रहे थे ना, ऑल प्लांट्स कंपोज्ड ऑफ, प्लांट की बॉडी किससे बनी है, ऑल प्लांट्स कंपोज्ड ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट्स, सेल और सेल के प्रोडक्ट्स से बनी है। अगला, फिर आगे पिक्चर में श्वान। अब श्वान ने क्या बताया, अब इन्होंने प्लांट के बारे में बताया, इन्होंने एनिमल को स्टडी किया, फिर एनिमल के बारे में बताया कि अलग अलग प्रकार के एनिमल्स में मैंने देखा और ये समझ में आया मुझे कि एनिमल्स की आउटर मोस्ट बाउंड्री एक बहुत थिन लेयर है, जिसे इन्होंने क्या बताया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो श्वान ने ऑल डिफरेंट एनिमल्स, सभी डिफरेंट एनिमल्स को देखा बेटा, डिफरेंट एनिमल सेल, और इन्हें पता चला आउटर मोस्ट क्या है, एक पतली सी लेयर, थिन बाउंड्री या कवरिंग बोल सकते हैं, और वो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब क्या होता है ना कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें अपने काम के साथ साथ दूसरों के काम में भी देखना बहुत ज्यादा मजा आता है, कि मेरा काम तो चल रहा है पर देख ले प्लांट को भी। तो इन्होंने क्या किया, साइड बाय साइड प्लांट भी देख लिया। अब प्लांट को देख के इन्होंने बताया कि कुछ अलग मिला मुझे, कि प्लांट सेल हैज यूनिक आउटर मोस्ट लेयर, जिसका नाम क्या था, सेल वॉल, जो किसमें एब्सेंट है, एब्सेंट इन एनिमल। तो बच्चों ये सुन के कंफ्यूज मत हो जाना कि प्लांट सेल हैज यूनिक आउटर मोस्ट लेयर, जिसे सेल वॉल बोला, तो प्लांट सेल के बारे में तो किसने बोला होगा, स्लेडन ने। नहीं, ज्यादा बोलने की आदत किसको है, श्वान को। तो आपको यहाँ पर याद रखना है ये लाइन किसने बोली, श्वान, है ना। एक और चीज, जब प्लांट को देख चुके हैं, एनिमल को देख चुके हैं, तो इन्होंने एक चीज और बोल दी कि बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड इट्स प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर इन्होंने क्या करे, बोलने की आदत है, सो इन्होंने ये भी लाइन बोल दी, बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स कंपोज्ड ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो क्या क्या बोल दिया, बोल ही रहे थे जब से। एनिमल सेल की आउटर मोस्ट लेयर क्या थी, पतली सी थिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लांट सेल के बाहर क्या था, यूनिक फीचर जो एनिमल में एब्सेंट था, दैट इज सेल वॉल। उसके बाद बोल दिया बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड इट्स प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब क्या हुआ, इसके बाद कंबाइनली सेल थ्योरी दी गई, सेल थ्योरी के पोस्टुलेट्स बताए गए कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड सेल प्रोडक्ट्स। फिर एक साइंटिस्ट तो ये सारी चीजें जिन्होंने देखी, ऑब्जर्व की, फिर एक क्वेश्चन अराइज हुआ कि आपने ये तो बता दिया कि लिविंग बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल, सेल प्रोडक्ट्स, पर ये बताओ ना कि पहली सेल कैसे आई, फर्स्ट सेल कहां से आई। ये तो वैसे ही क्वेश्चन हो गया ना, मुर्गी आई कि अंडा, इसका आंसर है हाँ है,
मुर्गी आई अंडा हाथ में लेके, नहीं, दिस इज फॉर फन, है ना। तो यहां पर याद रखना है कि फर्स्ट सेल कैसे आई, इसका ओरिजिन सेल थ्योरी नहीं बता पाई, तो फिर कुछ कमी रह गई। अब उस कमी को मॉडिफाई करने आ गए रुडॉल्फ वर्च्यू। लिखा था ना अभी हमने कि मॉडिफिकेशन ऑफ सेल थ्योरी किसने की, सेल थ्योरी को मॉडिफाई करने वाले थे रुडॉल्फ वर्च्यू, और उन्होंने मॉडिफाई करके बोल दिया कि मुझे पता है कौन कैसे आई पहली सेल। तो साइंटिस्ट ने पूछा ठीक है पता है, तो बताइए कैसे आई पहली सेल। फिर उन्होंने बोला कि पहली सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से आई। बोला अच्छा बहुत बढ़िया, तो इसमें क्या नया बोल लिया, पहली सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से आई। उन्होंने बोला नहीं यार, ऐसा बोलूंगा तो लोग सोचेंगे कितना सिंपल सा सेंटेंस दे दिया। फिर उन्होंने डिफरेंट लैंग्वेज में बोला ओमनी सेल्यूले ई सेल्यूले, ओमनी सेल्यूले ई सेल्यूले। ये स्टेटमेंट सुन के फिर लगा हाँ कुछ तो दम है बात में, और इसी को बोला सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। आई बात समझ में? नहीं अभी नहीं आई मैम, जब तक आप लिखोगे नहीं जब तक समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आपकी रिक्वेस्ट सर आंखों पर। तो हम बात करते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ सेल थ्योरी। ठीक है, सेल थ्योरी के पोस्टुलेट्स। अब सेल थ्योरी के पोस्टुलेट्स में अपन देख लें बेटा, सबसे पहले तो बोला गया ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स composed of cell and its products। ठीक है, ये बता दिया। फिर जो बीच में लाइंस थी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, श्वान ने बताया, स्लेडन ने बताया, दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी का प्रपोजल किया। फिर आपके एनसीईआरटी ने सिर्फ 2 ही पॉइंट बोले, है ना। इसके बीच में भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज of organism are result of cellular interaction। मतलब जो भी हरकतें हम कर रहे हैं उसमें हमारी गलती थोड़ी है, हमारी सेल कर रही है। सो वेल एक्सेप्टेड, आपके इंटरैक्शंस आर द रिजल्ट ऑफ सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म। मतलब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो भी दिख रही है वो आपके सेल की आपस में कम्युनिकेशन होने के कारण से। ठीक है, फिर इसके बाद जब ये सारी डिस्कशन हो गए तो क्वेश्चन अराइजेस कि प्रॉपर शेप टू सेल थ्योरी देने वाले कौन? रुडॉल्फ वर्च्यू, है ना। तो फाइनल शेप दिया, मतलब हम बोल सकते हैं इन्होंने सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया। मॉडिफाई करके क्या बोला, इन्होंने बताया सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। क्या बोला उसे? ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। सो सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल बोलने वाले कौन थे? रुडॉल्फ वर्च्यू। रुडॉल्फ वर्च्यू की इस स्टेटमेंट से फाइनल शेप मिला सेल थ्योरी को।
सो बेटा अभी तक जो हमने डिस्कस किया दैट इज इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग द सेल, डेफिनेशंस, साइंटिस्ट, देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड सेल थ्योरी। आज पहला लेक्चर था इसलिए ज्यादा हैवी डोज अपन ने नहीं लिया, ठीक है। तो इसी चीज को, पोस्टुलेट्स को एक बार एनसीईआरटी खोल के देख ले, फिर हम टाटा बाय बाय कर लेंगे। नेक्स्ट, देखो सेल थ्योरी में Malthus Sladen, a German botanist, examined a large number of plants and observed that all plants are composed of different kinds of cell and सेल के साथ साथ टिश्यूज भी प्लांट बॉडी बनाते हैं। और उसी समय पर थ्योडर श्वान, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, ये ब्रिटिश शब्द याद रखना है, याद करो। आया किसी को ये ब्रिटिश किस साइंटिस्ट से रिगार्डिंग नीट में क्वेश्चन आ चुका है? नहीं मैडम अभी तो नहीं आया। अच्छा मैं बता देती हूँ इनका नाम, और जब मैं जेनेटिक्स बताऊंगी तब मैं पूछूंगी। आरसी पनेट, ये पूछा गया है, आरसी पनेट बिलोंग्स टू विच कंट्री, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। ये एक ब्रिटिश साइंटिस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये श्वान, ब्रिटिश साइंटिस्ट, जिन्होंने अलग अलग प्रकार की सेल्स को देखा, और अलग अलग प्रकार की सेल्स को देखने के बाद क्या समझ में आया इनको कि सारी सेल्स में क्या है, सारी सेल्स में एक आउटर मोस्ट लेयर है जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। He also concluded, based on studies, कि presence of cell wall is a unique character of these cells. कौन सी सेल? प्लांट सेल, प्लांट सेल। Schwann proposed the hypothesis bodies of animals and plants are composed of cells and their products. तो मतलब सेल्स और सेल्स के प्रोडक्ट से बनी है। Next, Sladen and Schwann together formulated the cell theory. This theory, however, did not explain कि नई सेल कैसे आई। तो ये बताने वाले कौन थे? रुडोल्फ वर्च्यू, जिन्होंने बताया 1855 में फर्स्ट सेल दैट अराइज बाय डिवीजन, एंड फर्स्ट सेल से ही आगे चल के नई सेल बनती है। न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ओमनी सेलुलर, ई सेलुलर। मॉडिफिकेशन ऑफ सेल थ्योरी, जिसने फाइनल शेप दिया हमारी सेल थ्योरी को। और आ जाओ अब इसमें, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑल दी सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये न्यू थ्योरी है बेटा, मॉडिफाइड वर्जन है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं एन ओवरव्यू ऑफ दी सेल। आई बात समझ में? तो फटाफट ओवरव्यू हम देखेंगे। ओवरव्यू में साइज, शेप्स, नंबर याद करेंगे, किसका साइज बड़ा है, किसका साइज छोटा है, और एक ओवरव्यू देखेंगे जो इस चैप्टर में आपको देखना है। थैंक यू सो मच।